देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट सरकार और यूजीसी दोनों को आईना दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये उन 16 दिनों का सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक का जो संघर्ष चला है उसका नतीजा दिख रहा है, जो 13 जनवरी 2026 से देश के कोने कोने में दिख रहा था, जिसकी गूंज देश की सड़कों पर सुनाई पड़ रही थी, जिसके विरोध में सोशल मीडिया से लेकर सियासी लोग एक सुर मिलाते सुनाई दे रहे थे। यूजीसी जो नियम लेकर आया उन पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले मैं आपके सामने वो बात रखती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2026 रेगुलेशन में भेदभाव की भाषा स्पष्ट दिखाई दे रही है, लिहाजा रेगुलेशन पर रोक लगाते हैं और 2012 वाले नियम लागू रहेंगे। केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब तलब किया है। जितना अहम सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उससे कहीं महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से जो कहा गया अब वो आपके सामने रख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और चीफ जस्टिस जयमाल्या बागची उनकी बेंच ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव समाज में खाई को बढ़ावा देने वाला है। भारत की एकता हमारे शिक्षण संस्थानों में झलकनी चाहिए। परिसर के अंदर ऐसा माहौल रहेगा तो लोग परिसर के बाहर कैसे विकसित होंगे। स्कूल और कॉलेज अलग थलग नहीं चल सकते। अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं, साथ रहते हैं। हम आजादी को पाए हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके, कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के लिए प्रतिष्ठित लोगों की समिति का गठन हो। अब सवाल यह है कि आखिर यूजीसी के नए नियम में ऐसा प्रावधान कौन सा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त दिखाई पड़ा कि पहली ही सुनवाई में कोर्ट ने नियम पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से यह दलील दी गई कि नए नियम में स्वर्ण वर्ग को पूरी तरह बाहर कर दिया गया। सवर्ण वर्ग पूरी तरह से उसे बाहर कर दिया। यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के एकदम खिलाफ है। विरोध कर रहे लोगों को नियम के सेक्शन 3C पर घोर आपत्ति थी और कोर्ट में भी इसी सेक्शन 3C को संविधान के अनुच्छेद 14 के बिल्कुल विपरीत बताया गया। सवाल यह है कि आखिर यूजीसी की तरफ से जारी नियम के सेक्शन 3C में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नियम पर रोक लगाई बल्कि इतनी तल्ख टिप्पणी कर दी। यह नियम 3C जातिगत भेदभाव की परिभाषा को परिभाषित करता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। इसी पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। सवर्णों का यह कहना है कि इन नियमों के जरिए यूजीसी ने पहले से ही सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स को अपराधी यानी ऑपरेसर मान लिया है। आमतौर पर एससी एसटी के खिलाफ अपराध के मामले में अब तक जनरल और ओबीसी वर्ग को बराबर रखा जाता था, लेकिन अब ओबीसी को भी एससी और एसटी के साथ रख दिया गया है, यानी आरोपी की परिभाषा में सिर्फ सामान्य वर्ग बच जाता है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। रोहित वेमुला और पायल तरवी मामले में जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उसमें यूजीसी को नए नियम बनाने के बाकायदा निर्देश दिए गए थे और उसी निर्देश के बाद यूजीसी नई गाइडलाइंस लेकर आया। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं कहा था कि ऐसे नियम बना दो जिससे किसी एक वर्ग को पहले से ही आप आरोपी मान ले या ऑपरेसर मान ले। आरोपी शब्द गलत होगा, ऑपरेसर मान ले, यानी जो अपने को सामने वाले पर हावी कर दे। एक तो सोसाइटी में ऑप्रेस्ड, दबा कुचला, और दूसरा कौन हुआ जो दबाता है। तो यहां पर बकायदा उसे ऑपरेसर मान लिया गया और नए नियमों से मैसेज ये जा रहा है कि अत्याचार तो सिर्फ एक ही वर्ग यानी सवर्ण करते हैं। क्या किसी भी गाइडलाइन का यह मतलब हो सकता है
कि आप किसी एक के साथ न्याय करें और दूसरे के साथ अन्याय। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नियम बनाने से पहले संविधान समझना जरूरी है। जब संविधान किसी को जाति के नाम पर अलग नहीं देख रहा, तो यूजीसी कैसे स्टूडेंट्स को जाति के आधार पर अलग थलग देख रहा है या कर रहा है? और वो भी तब जबकि सबको और सब लोग ये जानते हैं कि कॉलेज कैंपस में बाहर SC ST वर्ग के लिए पहले से ही SC ST एक्ट है, और उस कानून की हालत क्या है या उसका हाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। 2022 के NCRB के आंकड़ों के तहत SC ST एक्ट में जो केस दर्ज होते हैं उसमें से SC वर्ग के केस में सिर्फ 34% मामलों में सजा हो पाई है, यानी 66% मामले या तो फर्जी निकले या फिर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वो मामला खत्म हो गया। ST वर्ग के मामले में तो सजा की दर और कम हो जाती है, महज 28%, यानी यहां 72% मामलों में गलत केसेस पाए गए या फिर पुख्ता सबूत के बगैर केस दर्ज हो गए। अब इसीलिए सवाल उठता है कि यूजीसी जैसे संस्थान के अधिकारियों को संविधान की समझ नहीं है क्या? जाति के आधार पर समाज को बांटने के लिए ये नियम जो है लाया गया है। शिक्षा के मंदिर में ऐसे नियम बनेंगे तो समाज से जातिवाद की खाई कैसे पटेगी और कैसे हटेगी? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अरविंद कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नवल किशोर, दलित चिंतक अनिता भारती भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर नवल, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आज ये मसला सिर्फ सरकार भर तक नहीं रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि ये किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। 75 साल का सफर तय किया, क्या अब उल्टा चलना पड़ेगा? रूबिका जी, सवाल हमसे है जी। जी रूबिका जी, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है और सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी जारी किए हैं। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, सवाल जो पूछे जा रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी नोटिस करके जवाब मांगा है सरकार से और यूजीसी से, तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि जवाब वो क्या देंगे। और जहां तक शोषण का सवाल है, जहां तक कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में शोषण का सवाल है, ये तो एक सच्चाई है। नहीं, पर जातिगत भेदभाव तो इस देश के समाज की सच्चाई है। आपका कहना एकदम सही है, इसमें इस बार आप गलत नहीं है कि रूबिका जी सवाल हमसे काहे पूछ रही हैं आप? सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। अब बीजेपी से कोई ये तो पूछे कि वो अपने प्रवक्ता काहे नहीं भेज रहे हैं। भेजे ना, इस मसले पर बातचीत करेंगे हम आमने सामने बैठकर। आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इस मसले पर ना तो हाँ कहा ना कहा, और अगर हाँ कहा है तो फिर बता दीजिए। आप कह रहे थे कि सरकार ने ये जो फैसला किया है नए नियम लाकर, वो बहुत शानदार फैसला है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं भैया, ये तो भेदभाव की परिभाषा साफ तौर पर दिखाई दे रही है यहाँ पर। नहीं, हमने सरकार के किसी भी काम को आज तक शानदार नहीं कहा, क्योंकि यह सरकार घृणा, नफरत और भेदभाव पैदा करने वाली सरकार है। और पिछले 15 साल में कई सारे ऐसे तो ये घृणा पैदा कर रही थी ना इस वाले यूसीसी के नए नियम से? क्या बोल रहे हैं? ये यूसीसी के नए नियम लाकर घृणा पैदा कर रही थी? नहीं, अब घृणा पैदा करने का इतिहास ही रहा है, इनका जन्म ही इतिहास रहा है, उस पर मैं बात नहीं जाऊंगी। पर ये जो नियम लाए गए हैं, ये घृणा पैदा करने वाले थे कि घृणा को हटाने वाले थे? नहीं, उद्देश्य देखिए, उद्देश्य जिस पृष्ठभूमि में आई है उसको पहले आपको समझना जरूरी है। 2012 से जो कानून थे, उस कानून के आलोक में यह देखा गया कि 118% की वृद्धि हुई शोषण की। अब शोषण की जब वृद्धि होती है किसी कानून के उपलक्ष्य में, तो जाहिर है कि उसमें कमेटी बनी है, उसने रिपोर्ट दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे यूजीसी ने कोई नियम बनाए। इसमें कमियां क्या है और खूबियां क्या है? कमियां तो ये समझिए, जितने भी परिसर है, चाहे कॉलेज के परिसर हो चाहे विश्वविद्यालय के परिसर हो, पृष्ठभूमि भी समझ जाऊंगी प्रोफेसर साहब। आप मुझे चैप्टर बाय चैप्टर पृष्ठभूमि भी समझा दीजिएगा। पहले ये बताइए कि ये जो नए नियम थे, ये घृणा को खत्म करने के लिए लाए गए थे कि घृणा बढ़ाने के लिए लाए गए थे?
नहीं, इंटेंट तो शोषण को खत्म करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। किसका शोषण? जो इंटेंट है इस कानून का, वो शोषण को समाप्त करने के लिए है। किसका शोषण? कोई दो राय नहीं है। किसका शोषण? आप एक बार पूछे चाहे अनेक बार पूछे, जवाब किसका शोषण मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, शोषण का कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है कि दो ही तरह के शोषण भारतीय समाज में है। एक जिसका कारण है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज, जिसमें SC ST आते हैं। दूसरा है सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर पिछड़ेपन। ये दोनों संवैधानिक है। सवाल तो यह भी बनता है कि संविधान में लिखे जाने के बावजूद भी ओबीसी के जो हिस्सेदारी है वो 40 साल लग गए। तमाम तरह के संस्थाएं इस देश में है, उसके बावजूद साहब, बरसों पहले जो कुछ होता था, बरसों पहले जिस शोषण को आज आप यहाँ पर रख रहे हैं 2025 में, अगर वैसा ही शोषण जो पहले कभी किया करते थे उनके साथ होने लगे, तो आप क्या मानेंगे कि इंसाफ हो रहा है, या फिर आप इसे नाइंसाफी मानेंगे? रूबिका जी, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो खुद शोषण से पीड़ित है सदियों से, वो किसी का शोषण क्यों करना चाहेगा? जब हम शोषण से पीड़ित हैं, हमको मालूम है कि उसका दंश और दर्द क्या है, तो हम किसी का शोषण क्यों करेंगे? ये तो बिल्कुल ही उल्टा सवाल है। नवल किशोर जी, बस ऐसे ही रुके रहिएगा। हाँ, नहीं, ये बहुत नहीं, आप ये आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम सब कहीं किसी जन्नत में पहुंच गए हैं और कह देने भर से ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूं, महज 2 एग्जाम्पल, उसी से आप समझ जाइएगा। और पढ़ के बता रही हूं, SC ST एक्ट आने के बाद क्या हुआ था। 2023 पूजा रावत नाम की एक महिला केस दर्ज करती है। बहुत इंटरेस्टिंग ये केस, प्रोफेसर साहब, सुना आपने पूजा रावत के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग केस। पूजा रावत आरोप लगाती है विपिन यादव पर, एक जाति, दूसरी मोहम्मद तासुक पर, तीसरा भागीरथ पंडित पर। ठीक है, 3 लोग आ गए। एक और यादव जुड़ते हैं, रामगोपाल यादव, और आरोप क्या लगाती है मैडम कि मारपीट हुई है, छेड़छाड़ हुई है, जाति सूचक इन पर गालियां बरसाई गई है। इस शिकायत पर पुलिस धारा 406 लगाती है, 354 लगाती है, 504 लगाती है, धारा खत्म ही नहीं हो रही है, 506 लगाती है, धारा 325 SC ST एक्ट भी लगाई जाती है। सुनवाई के दौरान जब पीड़िता खुद अदालत में पेश होती है तो चौंकाने वाला खुलासा करती है नवल भाई, और कहती है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अधिवक्ता परमानंद गुप्ता ने मेरे दस्तावेज देकर उनका दुरुपयोग करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया, और अब उस शख्स के खिलाफ बकायदा कानून ने अपना काम किया, डंडा चलाया। NCIB हेडक्वार्टर के पोस्ट से उसको ट्वीट भी किया गया है। फिर एक और बताती हूं आपको, विकास कुमार नाम के शख्स ने 29 जून 2019 को थाना PGI में प्राथमिकी दर्ज करवाई। आरोप लगाया उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ओम शंकर यादव, अरुण कुमार, नीतू यादव, अखिलेश पाल जाति सूचक गालियां देते हैं, जमीन से भगा देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। परिवार की जमीन पर बैंक से कर्ज लिया गया था विकास कुमार ने। कर्ज ना चुकाने की स्थिति में बैंक ने उस जमीन की नीलामी कर दी। नीलामी में ओम शंकर यादव के भांजे कमलेश ने जमीन खरीदी। इस जमीन विवाद के चलते बाद में कमलेश की हत्या की गई, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उस मुकदमे में ओम शंकर यादव पैरवी कर रहा था। उस पैरवी से रोकने और दबाव बनाने के उद्देश्य से दोषी ने SC ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, यह भी साबित हो गया। अब आप क्या, ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे रही हूं सर, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो दुरुपयोग तो कोई भी कभी भी कर सकता है ना प्रोफेसर। रूबिका जी, थोड़ा और भी उदाहरण दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कड़ी टिप्पणी की है कि जो संस्थाएं हैं उसका भी दुरुपयोग होते हैं, इसी सरकार के द्वारा किए गए हैं। जो आरोप लगाया गया है विपक्षी नेताओं पे, लगभग 97% फर्जी निकले हैं। देखिए, ये सब तो जितना भी आप कानून बनाइएगा, उस कानून के इधर भी कुछ काम होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे प्रोफेसर साहब, अभी आपने पहली लाइन क्या बोली थी? आप ये मानकर चल रहे थे कि जो उत्पीड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, वो कभी किसी को ऑप्रेस कर ही नहीं सकता, ये मानकर चल रहे थे आप। यूनिवर्सल ट्रूथ मान रहे थे आप इसको। मैंने आपको अभी गलत साबित कर लिया 2 केसेस पढ़कर। नहीं, इसमें आपने, देखिए, इसमें आप हमें गलत साबित करना चाहते हैं। मैं आपको गलत साबित नहीं कर रही हूं, मैं आपकी सोच को गलत साबित कर रही हूं कि चूंकि एक पीड़ित वर्ग बरसों से चला आ रहा है, तो वो किसी और पर किसी गंदे उद्देश्य के साथ कोई ऐसा केस दर्ज नहीं करवा सकता। मैं बहुत क्लियर हूं सर, मैं सबकी इज्जत करती हूं, सबकी। इस देश में कोई छोटा नहीं है।
हर बाशिंदे को वोट का अधिकार है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो कि प्रेसिडेंट हो, चाहे वो नवल किशोर हो कि रूबिका लियाकत हो, आनंद रंगनाथन, बस यही तो बात है ना। सबको समान हक दिया जाएगा, पीरियड। रूबिका जी 10 सेकंड और 10 सेकंड। हाँ ठीक है, ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता में डिफरेंस है। सामाजिक सत्ता का आधार कुछ और होता है, राजनीतिक सत्ता का आधार डेमोक्रेटिक होता है। जो राजनीतिक रूप से सत्ताधारी लोग हैं वो कुछ भी बोलेंगे तो उनका प्रभाव इसलिए होगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन हर संस्थाओं पे है। आपने देखा होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो एंटी मंडल एजुटेशन हुआ, जो संविधान संगत तो था, एंटी मंडल एजुटेशन हुआ। एक बार एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन जाता है तो फिर उसमें कोई पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा नहीं रह जाता है। प्लीज सर उसमें मत जाइए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। नहीं वो आप उसमें मत जाइए सर। एक बार आप उस पंक्ति में आ गए जहां बराबरी मिलती है, फिर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, बात खत्म हो जानी चाहिए वहां पर। नहीं, मेरा डिबेट ये नहीं है सर, मेरा डिबेट ये है कि मेरा डिबेट बहुत सिंपल है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रूबिका लियाकत की कोई हैसियत औकात नहीं है कुछ कहने की सर इस मसले पर। देखिए बात ना रूबिका की है ना नवल की है, बात है संस्थाओं की, बात है न्याय की। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं सर। उस न्याय पर मैं आ रही हूँ। कलराज मिश्र साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थान के पूर्व गवर्नर और बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में खासी जो है उनकी पहचान है, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से उनकी राजनीति जरूर शुरू हुई है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलराज मिश्र साहब। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गूंज का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपकी सरकार के लिए अब आने वाले दिनों में एक जवाब तैयार करना होगा, और तैयार 14 मार्च तक कर देना, 19 मार्च तक कर देना है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है यूजीसी के एक नए नियमों पर। यूजीसी के नए नियम के कारण निश्चित रूप से समाज के अंदर छात्रों के बीच में ये विभाजन की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आकलन किया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधक है। इस समय सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों परिसर के अंदर रहने वाले छात्र के रूप में हैं। सभी वर्ग के लोग साथ में काम करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनको जाति सूचक स्वरूप प्रदान करके उनके अंदर विभेद पैदा करना ये उपयुक्त नहीं है। और इसलिए जिस तरीके से नया नियम आया है, निश्चित रूप से इसे साफ दिखाई पड़ता है कि सवर्ण वर्सेस एसटी, ओबीसी आदि ये आया है, जो बड़ा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शिकायतें दर्ज होती हैं, शिकायतों में भी जो पहले 2012 के अंतर्गत था कि जो झूठी शिकायतें की जाती थी, उसके लिए झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान था। लेकिन यूजीसी ने जो नया नियम दिया है, इसके अंदर झूठी शिकायतों का दंड का कोई प्रावधान भी नहीं है। यह भी बड़ा अजीब स्वरूप है। जो समिति बनी है, शिकायत निवारण समिति की जो बात की गई है, या इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात की गई है, इसके अंदर ये जो कमेटी बन रही है, इसमें भी सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। और आइडेंटिफाई किया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, विकलांग ये निश्चित रूप से रहेंगे। 10 मेंबर की समिति है, 4 मिनिमम कोरम है। इसमें अगर लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो ये संदेह के दायरे में आ जाता है कि जो सवर्ण हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि इसके पहले के जो अनुभव हैं अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अनुभव किया कि इसके कारण तो समाज के अंदर बड़ी विखंडन की स्थिति निर्माण हो सकती है। ये बड़ा खतरनाक खेल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया और ये कहा कि जब तक फिर से इसके बारे में
और कलराज जी, कल तो आपने इस मसले पर बाकायदा प्रेस है। कॉन्फ्रेंस भी की थी, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के हाँ जी। बड़े सिपाहियों में से एक है, लेकिन आप तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। हाँ, मुझे करनी पड़ी थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि खतरनाक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, यही बात की थी, और मैंने ये भी कहा था पर ये तो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे है ना, संवैधानिक आधार पर नहीं किया गया है। सरकार क्यों नहीं इसे वापस ले लेती है? हाँ, सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए, और विचार करके ये सरकार ने किया, यूजीसी ने किया, ये तो माना जाएगा सरकार की ही तरफ से। लेकिन सरकार के लिए हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, विचारार्थ सरकार इसको वापस लेना चाहिए। इसके कारण समाज के अंदर बड़ी विघटन की स्थिति निर्माण हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। सामाजिक समता और समरसता की हम बात करते हैं, सबके साथ की बात हम करते हैं। ये बात कही और आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। टिप्पणी में बकायदा इसी बात की चर्चा की गई है, जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया कलराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। जी। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन भी जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे के पूरे मसले पर आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे, बहस कर रहे थे। आखिरकार स्टे आया है, लेकिन 19 तारीख को सरकार को जवाब देना है, बाकी सब उसी के बाद निर्भर करता है। जी देखिए रूबिका जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 का अवलोकन किया और सेक्शन 3C में जो एक्सक्लूड किया गया है कैटेगरी को, उस पहलू को उसको देखा, उसको समझा। साथ ही साथ सेक्शन 3E में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, उसको भी देखा। पूरे इस रेगुलेशंस का स्वरूप और संरचना देखी, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को सुनने के बाद ये पाया कि ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, वेगनेस है, यहाँ पे एक्सक्लूजन है, और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है। और अपनी विशेष पावर्स का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया, उसको लागू किया। तो सरकार की तरफ से, मतलब मैं ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसके बावजूद बार बार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भाई जो संसदीय कमेटी है उसने हमें सजेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था वेमुला की हत्या के बाद कि भाई इस तरीके के प्रावधान लाए जाने चाहिए जहां पर यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोका जा सके, और शायद इसी वजह से हम ये लेकर आए हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये जो पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में 2019 में दायर की गई थी, और आज ये बात हमने अपने तर्क के दौरान रखी भी कि सुप्रीम कोर्ट जो 2019 से लेकर 2026 तक इस पूरे मैटर को मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कभी भी ये ड्रिफ्ट या ये मकसद नहीं था कि इस तरह का प्रोडक्ट निकल के आए। आज जो सुप्रीम कोर्ट की उस पूरी 7 साल की 8 साल की हियरिंग थी, उसमें यह मकसद था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, कैंपस जातिगत भेदभाव से और किसी भी तरह के भेदभाव से, चाहे वो जाति के आधार पे हो, रेस के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, इससे टोटली मुक्त हो, यह सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी। पर जब लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की गई तो उसमें जिस तरह से परिभाषा लाई गई सेक्शन 3C में, मैं बार बार सेक्शन 3C का जिक्र कर रहा हूं रूबिका जी, क्योंकि सेक्शन 3C ये कहता है कि अगर जातिगत भेदभाव होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ होगा। तो ये जो आप परिभाषा लाए जिससे आपने एक वर्ग को टोटल एक्सक्लूड कर दिया, ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की मंशा नहीं थी, और इससे समाज में और विभाजन होगा। कोर्ट की हियरिंग के दौरान आज ये भी बात आई कि आज हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है। क्या हम 75 साल पहले जाना चाहते हैं? 75 साल में हमने क्या अचीव किया है? विष्णु जी, मैं आपको शुक्रिया करूं और गूंज की डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक और चीज, मुझे जैसे अभी प्रोफेसर नवल किशोर हैं, भारती जी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ST और OBC को उनके हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भेदभाव लगातार बढ़ा है, तो उनको एक एक्स्ट्रा बैकअप सपोर्ट, एक कुशन की जरूरत थी, और ये वो कुशन उनको प्रोवाइड कर रहा था। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ऑलरेडी आप इस बात को जरा अवलोकन करिए रूबिका जी, विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द पैनलिस्ट, कि यूजीसी रेगुलेशंस 2012 ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, और जो आप बात कह रही हैं वो उस इवेंचुअलिटी का ख्याल रखते हैं। कोई भी मुझे बताए कि क्या कैंपस में अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्या SC ST एक्ट लागू नहीं है? क्या SC ST एक्ट में कंप्लेन नहीं हो सकती है?
क्या जो आज हमारे जनरल लॉज हैं वो उसका ख्याल नहीं रख रहे? क्या यूजीसी रेगुलेशन 2012 उसका ख्याल नहीं रख रहे? सारी चीजें उसका ख्याल रख रही हैं। इंटेंशन और मंशा ये थी कि उस कानून को और बेहतर किया जाए और दुरुस्त और चुस्त किया जाए, और यहाँ पर तो सभी एक डेटोरिएटेड कानून ला के सामने रख दिया गया, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाई है। ओके विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। हमारे साथ आनंद रंगनाथन जुड़े हुए हैं। आनंद, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसका आप, मुझे पूरा यकीन है, वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं ना प्रोफेसर नवल क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बरसों बरसों से हम लोग ओप्रेस्ड होते रहे हैं, अब जब हमें सेम प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है या थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो चिंता हो रही है। नमस्कार रूबिका जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट की आज जो डिसीजन है उसको वेलकम करता हूं, लेकिन जो आप कर रही हैं मैं उसको वेलकम नहीं करता। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे आप जब बुलाती हैं पैनल पे तो सबसे पहले लाके निपटा के रफा दफा कीजिएगा। जो मेरा टर्न जो 2-3 पैनलिस्ट के बाद आता है वो इतना झूठ फैला देते हैं, इतना फेक नैरेटिव, कि मेरे में जो कीड़ा है वो जाग जाता है कि पहले मैं वो फेक नैरेटिव क्लियर करूं फिर अपने मुद्दे पे आऊं। तो मुझे प्लीज 30 सेकंड या तो एक्स्ट्रा दीजिए या पहले लाके निपटा दीजिए। अब ये मेरे अच्छे मित्र नवल किशोर इतना झूठ बोल गए, इतना फेक नैरेटिव फैला गए कि अब मैं क्या करूं, मुद्दे पे आऊं कि पहले इनको निपटाऊं? पहले इनको निपटाता हूं। नंबर 1, जो ये कह रहे हैं जो पीड़ित, शोषित, ऑप्रेस्ड हैं, वो किसी को कैसे ऑप्रेस करेगा? ये प्रोफेसर साहब बता रहे हैं। इनको क्या पता है कि पिछले 10 साल में हर साल एटलीस्ट 6,500 से लेकर 9,000 केसेस SC/ST एक्ट के फेक हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है। कुल मिला के करीबन 1 लाख केसेस पिछले 10-12 साल में फेक फाइल किए गए हैं। ये क्यों फाइल किए गए हैं? इसमें कौन प्रताड़ित हो रहा है? इसकी कोई चिंता है आपको? अगर आप सब लोगों से डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हैं तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? आप नाच रहे हैं लोगों पे, जो जनरल कैटेगरी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको अंदर खुशी हो रही है क्या? नंबर 2, जो इन्होंने कहा, चलिए वो पॉलिटिशियन है, मैं इनकी बात मान लेता हूं कि ये पॉलिटिशियन ऐसा कहेंगे, कह रहे हैं ऐसे 10-15 साल में मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि सराहनीय है। तो इनसे पूछिए, जो 110 मिलियन टॉयलेट्स बनाए, शौचालय, वो सराहनीय नहीं है? जो 100 मिलियन गैस कनेक्शन दी, जिसमें से 1/3 जो है वो SC/ST को मिली है, वो सराहनीय नहीं है? ऐसा आप कैसे सोच कैसे सकते हैं? तीसरा, इन्होंने कहा कि 2012 से, वही कह रहा हूं ना, आप सारा टाइम मेरा इसमें चला गया, इसलिए मुझे प्लीज 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। या आप 30 सेकंड से आपने 1 मिनट कर दिया है। आपके लिए अलग से कमेटी बनानी पड़ेगी अब मुझे। उस पे भी आ रहा हूं मैं। ये 2012 कह रहे हैं कि देखिए उससे 118% एक्स्ट्रा जो केसेस वृद्धि हुई है, इसलिए लाना पड़ा। तो मैं इनसे पूछता हूं कि मेरे भाई, अगर मर्डर केसेस में 110% इंक्रीज हो जाए तो आप क्या नए लॉज लाएंगे? ये आपको लॉजिक कहता है? द पॉइंट इज, ये जो नया लॉ लाया गया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अब तो 1 मिनट सुन, जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट नवल के, आपने 8 मिनट लिए, मैंने अभी 30 सेकंड लिए, प्लीज। अब मैं मुद्दे पे अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, मेरी चिंता क्या है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमिटी बिठाई जाए इन लॉज को, कहीं वो कमिटी में भी जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड ना कर दे रूबी का। इनका, मुझे तो लगता है ये नवल किशोर जैसे लोगों ने ही ये लॉज बनाए हैं। नंबर 2, मैं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा ये जो 3C है ये वेग है। ये बिल्कुल वेग नहीं है, ये एकदम क्लियर है। दे वांटेड टू एक्सक्लूड जनरल कैटेगरी। इसमें वेगनेस क्या है? क्या वेग है भाई? इसमें क्लियरली बता रखा है कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है और कौन कौन एक्सक्लूडेड है। देयर इज नो वेगनेस इन इट। इट इज स्पाइटफुल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मेंबर और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, हमारे देश के, उनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा, उनको मजा भी आ रहा है। लोग फंसा रहे हैं। आपने कल ही देखा था, जो हमारे दूसरे शो पे आई थी, वो कह रही थी फंसाएंगे लोगों को, और आज नवल किशोर जी कह रहे हैं कि कोई और प्रताड़ित है ही नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं। मैं कलराज मिश्र जी की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं कि आए, लेकिन ये बाकी वो फॉर्मर गवर्नर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। उनका कोई बीजेपी सरकार में ना कैबिनेट रैंक है, ना कोई कोट अनकोट, माफ कीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इस तरह से जितने सारे बीजेपी के कैबिनेट के नेताज हैं, जितने सारे मिनिस्टर्स हैं, जितने सारों को पोर्टफोलियो मिला है, उनको क्या सांप सूख गया है? वो सामने आके उन्होंने क्यों नहीं किया? जो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ही बनाए हुए लॉ को स्टे कर दिया? वेयर इज द एजुकेशन मिनिस्टर?
ओके। आप पूछ सकते सवाल, वो सब कहां कौन से बिल में घुस गए हैं वो? नहीं नहीं, वो अब यही सवाल है, अपनी सरकार के खिलाफ भला कौन आएगा बताइए? कोई नहीं आएगा, एक प्रवक्ता तक तो आ नहीं रहा है, अपनी सरकार के खिलाफ कैसे कोई आ सकता है? तहसीन पूनावाला, उसके बाद मैं बाकी दो और मेहमान। नवल जी प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट सुनिए ना, इसलिए क्योंकि 3 मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, 2 लोग हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए, बहुत अन्याय हो जाएगा सर, ये बहुत अन्याय हो जाएगा, इसीलिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तहसीन। थैंक यू रूबिका जी। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखता हूँ। ये बात पूरी तरह से मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐतिहासिक तौर से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको ऐतिहासिक तौर से अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से तो उनको शिक्षा से वंचित किया गया है। इसलिए मौजूदा हुकूमत, वर्तमान सरकार का एक कर्तव्य है कि सभी वर्गों को एक टेबल के ऊपर एक समानता से जगह दे और उनको उनका अधिकार दे। लेकिन इसका कतई ही ये मतलब नहीं होता जिस तरह से यूजीसी गाइडलाइंस बनाएगी कि डिस्क्रिमिनेशन मिटाने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। आई थिंक ये मुझे समझ में नहीं आया। और अगर आप किसी को बिना किसी जांच के आप ये एक्सपेक्ट करते कि वही केपेबल है डिस्क्रिमिनेशन करने के, तो फिर जिस बात का विरोध भाजपा करती थी, एक ड्राफ्ट कानून का जो था माइनॉरिटी बिल, कम्युनल वायलेंस बिल, तो वही तो यहाँ पे गाइडलाइंस तो सरकार ने बनाई है। तो ये कैसे हो सकता? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी ने फेक कंप्लेन किया तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? एटलीस्ट ये प्रावधान होनी चाहिए कि दूसरी बार वो नहीं करे। मैं अपनी बात इससे समाप्त करना चाहता हूं। ये सारी जो दिशा है इसको क्यों विपक्ष डिफेंड कर रही है? यूजीसी गाइडलाइंस बनाने वाली सरकार थी, भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहे, भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या उनके स्पोक्सपर्सन आपके शो पे नहीं आ रहे, और विपक्ष इसका जवाब दे रहा। कहां है भाजपा? आज भाजपा को जिन्होंने जिताया, बनता है क्योंकि वर्सेस आ गया, पूछना चाहिए। अरे तहसीन पूनावाला, आप दिग्विजय सिंह साहब का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना। एक सेकेंड रूबिका जी, मैं एक ही लाइन आपसे जाता हूं। और दूसरा, आपकी सरकार ने इस बिल का समर्थन किया है हर बार मकर द्वार पर आपकी सरकार और आपकी पार्टी, उन्होंने समर्थन किया। मकर द्वार पर जाकर हर चीज पर विरोध करने वाले अभी कहां है सर? टाइम का शॉर्टेज है, मैं बोल देता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं जिस दिन दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कोई सरकार में रहेगी, मैं कसम खाता हूं आपके शो पे उनसे सवाल पूछूंगा। इस वक्त सरकार में नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल नहीं आनंद, आई एम सॉरी, आई वोंट बी। पहले 2 मेहमान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आप प्लीज इस बात को समझिए, मेरे 2 और मेहमान, फिर मैं आऊंगी। वाजपेयी जी भी यहाँ पर हैं और अनिता भारती जी भी बहुत सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। पहले अरविंद कुमार वाजपेयी जी, पहले ये बताइए कि आप सरकार के खिलाफ हैं कि साथ हैं? यूजीसी के नियम को वापस लिए जाना चाहिए कि नहीं, ये जैसे वैसे रहने चाहिए? बताइए तो सही। हम तो सरकार को साधुवाद देंगे पहले तो कि वो इस तरह का कानून उन्होंने गाइडलाइन बनाया। देखिए, प्रताड़ित कौन रहा है सदियों से? इस बात का जवाब कोई दे दे हमको। जो प्रताड़ित रहा है उसके राइट प्रोटेक्ट करने की सरकार ने कोशिश की है। और जो सरकार का डिक्लेरेशन है सबका साथ सबका विकास, बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि अपर कास्ट जो है या सामान्य वर्ग वो जो है वो प्रताड़ित रहा है। कभी हुआ इतिहास में? हाँ बिल्कुल हुआ है, मैंने अभी पढ़ के बता दिया है। ये क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी आप? अरे वो छोड़िए, एक दो इंसिडेंट को छोड़ दीजिए क्या होता है प्लीज। इतिहास को पढ़िए। हमारे सामाजिक वो इतिहास को पढ़ा है तभी तो एससी एक्ट आया है ना वाजपेयी जी। रूबिका जी इस पे डिबेट नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? प्रताड़ित वर्ग जो है वो सब जानते हैं। किसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था या आज भी जाने दिया जाता है? किसको खाने के लाले पड़े हुए हैं? किसको कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं? किसको चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था? छोड़िए ना एक सेकंड, ये एडमिटेड फैक्ट है। नहीं वाजपेयी जी, ये क्या कह रहे हैं? नहीं केवल एससी एसटी और ओबीसी ही है सर। ऐसे बहुत गरीब से मैं आपको अगड़े दिखा सकती हूँ जिनके पास फटी धोती है, नहीं गरीब, जिनके पास जैनों भी। अरे सर, आप जातिगत हिसाब से, अब वो समय, वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कह गए हैं सर कि एक तो कहीं तो इसको टैप करेंगे ना। नहीं प्लीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो बराबर खड़े नहीं हो जाएंगे जब तक उनको एक सेकंड जब तक उनको बराबर की सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, जब तक उनको बराबर के स्कूल नहीं मिल जाएंगे, तब तक कैसे बराबर मान लोगे आप उनको? अरे सर, सरकारी स्कूल में बराबरी को नहीं चलने दिया जाता है। सारे कोटा क्यों आए हैं? अरे सर, क्यों कोटा आए हैं सर?
सबको मैडम, आरक्षित मैडम, करने के लिए जो वोटें सीटें आएंगी। कहीं दी जाती है अभी वो क्यों दी आएंगे। जाती है, मुझे ये अभी- बताइए सर। परसेंटेज बिल्कुल, ऑफ और ये परसेंटेज कंसेशन ये बार बार इसीलिए जो इंक्रीज हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं सर? वो अगड़ों के लिए हो रहे हैं क्या? मैं कह इसीलिए रही हूँ हो इस रहा है देश में कि सबको इसीलिए बराबरी का जो सा- मौका मिलना चाहिए। अरे तो दो ना मौका, ये मौका ही दे रहे हैं कि उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं नहीं होना सर, चाहिए। इससे मौका क्या देना नहीं चाहिए? होता है। हाँ, आप इसमें- नहीं, आप इसे गलत ये मौका तरीके ही से देना है। इस्तेमाल करने का ये- एक हथियार सौंप रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, मौके ना, से ना, किसी ना, को कोई दिक्कत नहीं है नहीं, सर। बिल्कुल नहीं, नहीं मिसयूज नहीं। ऐसा अरे? कौन सा कानून है जो मिसयूज नहीं होता? रूबिका, प्लीज मैं आ बताइए सकता मुझे। हूँ या हाँ मेरे हाँ को- कौन सा बिल्कुल कानून है जो बिल्कुल, misuse आइए नहीं आइए होता? आइए। नहीं, अब अब ये misuse- देखिए, ये आप misuse कौन ले के आए, लिए- मैं पहली बार इनको देखिए, देख रहा हूँ, लेकिन misuse के इनसे लिए ज्यादा अरे, इन लोगों- अरविंद वाजपेयी जी बहुत Inbuilt जाने कोई माने arrangement होना चाहिए। जाने माने नेता हैं, वकील भी हैं बकायदा, आनंद रंगनाथन जी। नहीं, वो किसका पक्ष लेते हैं मुझे ये आज तक पता नहीं था, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि टीवी पे आ गए हैं, पक्ष वकील का हैं। सवाल नहीं है, सुन पक्ष लीजिए, का सवाल अब- बिल्कुल प्लीज, नहीं है। वाजपेयी जी, सवाल प्लीज। इस बात का है कि जिसके साथ सदियों से रूबिका, प्रताड़ना हुई है, रूबिका, क्या देखिए, उसको अब मैं- इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? राहुल द्राविड की सीधी तरह बात अच्छा है। आदमी इंटरप्ट नहीं करता तो मुझे मेरा टाइम खाया जा रहा है। वाजपेयी जी सुन लीजिए, मैंने इनसे कई बोलिए, बार बोलिए, कहा है, बोलिए। वाजपेयी जी आप जी। वकील हैं, आप टीवी पे मत आए। जो आपके क्लाइंट हैं वो अगले दिन जज को जाके कहते हैं मेरे लॉर्ड मैं खुद लड़ लूंगा अकेला। मैंने इनको देख लिया, ये कैसे लड़ रहे हैं डिबेट पे, मुझे ये वकील नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? अभी मैंने आपको डेटा दिया कि करीबन 12 साल में 1 लाख फेक केसेस दायर किए जा चुके हैं SC ST एक्ट के दौरान, और ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को प्रताड़ित नहीं किया जाता। तहसीन खुद मान गए, ये आपने केसेस दिए, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वंचित जो हैं, जो कि शोषित, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, उनके मॉरली ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि उनको ऊपर लाया जाए, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो नहीं है उनको सताया जाए। और ये प्रॉब्लम हो रही है यहां पे। ये उस केसेस लॉस के फॉर्म में है जो कि औरों को तड़पाएं। इनको मजा आ रहा है ये सुनते हुए, मेरे कान सूज गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो इनसे पूछिए सीधे सीधे वाजपेयी जी कि कभी ब्राह्मण पे शोषण हुआ है क्या पिछले 10 साल में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए। अब आपको इतना ही महसूस नहीं हुआ या आपने इतना इतिहास नहीं पढ़ा कि सदियों अब ये से प्रताड़ित कौन है? इतिहास तो अब से इसका बहुत क्या बड़ा है, जवाब मैं मैं अभी दूंगा? पूछ रहा हूं। ये इस मैं पे अभी कोई पूछ बहस रहा हूं, हो नहीं पिछले सकती 10 साल में, है। इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। पिछले प्लीज 10 प्लीज साल में प्लीज, क्या ब्राह्मणों ये के और प्रोटेक्शन दी है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं पूछिए। होना चाहिए। इसमें कौन इसको बना करेगा? अरे पर वकील Constitution का साहब, mandate सुप्रीम है कोर्ट ये जो कह रहा कि there है should वो be गलत no कह रहा है। discrimination। नो बट इस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, Wrong? तभी ये रूल बना है। नहीं तो अभी जो टिप्पणी है उस पर बात कीजिए ना। बेस पे ये गाइडलाइन बनी है। टीवी पे मत अरे लाएं, अभी इनके बहस client होगी, भाग अभी जाएंगे। बहस होगी। अभी इनके सुप्रीम आपके कोर्ट में client कुछ भाग नहीं हो गया जाएंगे है। भाई, रूबिका सुप्रीम जी। कोर्ट में 13 मार्च की डेट लगी है। सरकार जी, अपना आप- पक्ष रखेगी, वो लोग अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है। देखिए, ये बहस इस बात की है ही सर नहीं। सुनिए, सर सुनिए, जो सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सुनिए, है सुनिए, उसकी अनीता बहस भारती है। जी, अभी अनीता भारती जी, मतलब आज मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ जो जिस पक्ष के हुआ करते थे वो अब बदल के इस पक्ष के हो गए, जो इस पक्ष के हुआ करते थे वो बदल के उधर चले गए। ऐसा बहुत कम होता है। आई थिंक ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात भी है। लेकिन अनीता जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऐसे ही थोड़ी टिप्पणी कर दी है। नहीं, मैं आपके देखिए, ऐसा है कि जो वाजपेयी जी बोल रहे थे मैं उससे सहमत हूँ। और मुझे लगता है रूबिका जी, एक बात है कि जो पूरा माहौल है ना, आपने ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि यूजीसी बहुत खराब कानून है और बहुत ज्यादा जातिवाद फैला रहा है, जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि इस जातिवाद को खत्म करने के लिए आ रहा है कि, और ये बड़ी दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस कानून को लाना पड़ रहा है। तो लाना ही नहीं चाहिए था ना, अगर खत्म हो जाता तो लाना पड़ रहा है। देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि विक्टिम कह रहे हैं कि हमें बचाओ, उधर जो अत्याचार करने वाले वो कह रहे हैं तुम हमसे बचो, हम तुमसे, मतलब उल्टा कुछ। जबकि मुझे लगता है कि जो वाजपेयी जी कह रहे थे, जो मैं भी मानती हूँ कि इतना लंबा इतिहास रहा, अभी भी पिछले महीने सक्षम ताटे नाम के एक लड़के की हत्या हुई है इंटरकास्ट मैरिज करने पे। उसके फादर ने उसको गोली मारी, लड़की ने उसकी डेड बॉडी से अपनी मांग भरी है। आपको पता है रूबिका जी, आपने कवर किया होगा इस बात को। इस तरह के इंटरकास्ट कौन ये कह रहा है? कवर किया होगा। नहीं, कौन कह रहा है? सक्षम ताटे की नहीं, हत्या। कौन कह रहा है कि यहाँ इस देश में भेदभाव नहीं हो रहा है? ऐसा थोड़ी है, एक तो ना, भेदभाव हो रहा है।
भेदभाव हो रहा है, इसीलिए SC ST एक्ट लाया यही गया तो है हम मैडम। कह रहे हैं ना, लेकिन आपने लेकिन पहली अब बार एक्सेप्ट किया नहीं नहीं क्या नहीं नहीं भेदभाव हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो हम डे 1 से कर रहे हैं कि हाँ SC ST एक्ट जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया ना कि इस देश में भेदभाव हो रहा होगा, है रूबिका जी, मैं ना। आपकी लेकिन बात अब मान उसको, रही हूँ। अब जब वो पहले से है, उसको पक्षपाती पूर्ण रवैया अपनाते हुए UGC के रूल में क्यों तब्दील करना है? स्टूडेंट्स के अंदर ये जात पात क्यों डालनी? वेयर विल बी द यूनिफॉर्मिटी मैम? तो इस देश की आपसे कड़वी पहले भी सच्चाई है, कहा आप उसे हाँ। कितना मुंह छिपाएंगे, कितना छिपाएंगे मुंह? और रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पे नहीं है, सामाजिक आधार पे, आप समझिए, आर्थिक आधार पे नहीं है, आर्थिक आधार पे सिर्फ 10% है। सुदामा वो ये कोटा कह रहे हैं, जिसे नहीं आप एक जनरलाइज स्टैंड कैसे ले सकती हैं कि एक ऑपरेसर है और दूसरा ऑपरेस्ड हो रहा है? यही तो खेल बिगड़ जाता है ना। बेचारा कोई अगर अगड़ा है तो ये उसने पाप कर दिया है किसी अगड़े के यहाँ जन्म लेकर। प्रॉब्लम है। देखिए, आप जो रूबिका, है यही उसको प्रॉब्लम है। आप आप मानना नहीं इनसे चाहते। पूछिए। आप यहाँ देखिए, ये इसी अपने पैनल में ये मेरे और cottage वाजपेयी जी के industry सिवा बन सब चुकी है। इसके अगेंस्ट है। ये- आप देखिए कितना Absolutely। डिस्क्रिमिनेशन है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। रूबिका जी, आप भी खिलाफ हैं, सारे कहाँ? लोग अरे खिलाफ मैं हैं। किसी और के खिलाफ वाजपेयी जी बोल मैडम, रहे ऐसा थे। है देखिए, औरों पे थोप देना, बिना मेरा तो rational- मामला ही पूरा अलग है ना। कहते हैं। ना तो मैं अगड़ा में आई, ना पिछड़ा में आई। मैं ठहरी मुसलमान। प्रोफेसर साहब मैं जो है आनंद सर सुनिए, रंगनाथन जी कितना बोल मेरे रहे पास हैं, आप उनको नहीं रोकेंगे, वो बोलते चले जा रहे हैं। कहाँ आपके पास मैं आई हूँ, बाकियों के पास सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेसर नवल किशोर को नहीं, दिया है नहीं, मैंने। देखिए, अब प्रोफेसर यहाँ जी पे तो आपके बात दिमाग बोलिए। में भर गया है अगड़ा पिछड़ा, तो क्या किया जाएगा? दिमाग में नहीं भरा है, मेरे हमारे दिमाग में पास मैम वक्त की कमी है। सब कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा ये डिबेट होना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी, इतना ही मेरे पास समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।